नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्र। और इस शो में आपके टैक्स से जुड़ी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो हम इस शो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी पर tax.mantra@timesgroup.com। इसके जरिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम डिस्कस करेंगे सबके फेवरेट सोने पर, यानी कि गोल्ड पर। अक्षय तृतीया का मौका था और ऐसे में लोगों ने जमकर खरीदारी की है सोने में। सराफा बाजार में भी इस बार हमने देखा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि काफ़ी अच्छी खरीदारी इस बार देखी गई है। और सोने की कीमतों में भी जो हाल फिलहाल में गिरावट आई है उससे भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारने का काम किया। और इसी के साथ ही साथ शादी का माहौल भी है, तो ऐसे में भी सोने की खरीद बिक्री काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और सोने में हम जो निवेश करते हैं वो काफ़ी तरीके से करते हैं। इस बार अक्षय तृतीया पे भी ये देखा गया कि डिजिटल में भी काफ़ी ज़्यादा रुझान देखा गया है। लोग फिजिकल फॉर्म में भी खरीदते हैं और डिजिटल फॉर्म में भी, जैसे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि गोल्ड ETF और सोवरेन गोल्ड फंड में भी निवेश करते हैं। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोना खरीदना, सोने में निवेश करना तो सबको पसंद है, लेकिन वो खरीदने के बाद किस तरह के दस्तावेज आपको रखने चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपके टैक्स में भी बचत हो सके। आप सोने में खरीद के साथ साथ अपना टैक्स किस तरीके से बचा सकते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सोने में लगने वाले गेन्स पर हम पहले भी एक शो कर चुके हैं, लेकिन हम आज इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर निवेश करना सही है, कितना और किस समय निवेश करना सही है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील गर्ग, टैक्स एक्सपर्ट जाने माने। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पहला सवाल तो यही होगा, देखिए भारतीयों को सोना खरीदना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अभी हाल फिलहाल अक्षय तृतीया भी निकली है, इसमें भी हमने देखा कि काफ़ी सारी खरीदारी देखी गई है। शादी का माहौल तो चल ही रहा है। तो ऐसे में पहला सवाल तो हम यही करना चाहेंगे आपसे कि क्या इस पर कोई लिमिट है घर पर जो हम सोना रखते हैं, क्योंकि काफ़ी अधिकतर लोग इंडिया में महिलाएं जो हैं वो सोना अपने घर पे रखती हैं, तो क्या वहाँ पर कोई लिमिट एक तय है, ये आपसे समझना चाहेंगे। नमस्कार पूजा जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे आपने पूछा कि भारतीयों को सोने से बहुत प्यार है और विशेषकर महिलाओं को तो बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। जी और हमारे यहाँ प्रथा है पूजा कि हम घर में गोल्ड जरूर होता है, शादी में गोल्ड जरूर देते हैं। तो एक ये स्वाभाविक क्वेश्चन उठता है कि क्या घर में कोई सोने को रखने की लिमिट है। सोने का मतलब गोल्ड ज्वेलरी हो, कोई भी ज्वेलरी है, प्लेटिनम है या डायमंड ज्वेलरी है। तो देखिए 1968 में एक एक्ट बना था, गोल्ड कंट्रोल एक्ट, लेकिन सरकार ने 1990 में वो गोल्ड कंट्रोल एक्ट खत्म कर दिया। तो इस मायने में अगर हम समझे तो कोई लिमिट नाम की चीज अब नहीं है कि आप कितना सोना, कितनी ज्वेलरी अपने घर में रख सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्वेलरी रख सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि घर में अगर आपके पास में ज्वेलरी है, कोई भी प्रीसियस स्टोन है, कोई भी और कीमती आइटम है, तो आपको ये बताना पड़ सकता है कि इसका सोर्स क्या है, आपने वो खरीदा कैसे, आपको कहाँ से आया, आपको वसीयत से आया, आपको गिफ्ट से आया, या आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम से खरीदा था। और अगर आप वो सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो इनकम टैक्स की सर्च के दौरान जब आयकर की कभी रेड होती है तो वो परेशानी का सबब बन सकती है। जी सुनील जी, लेकिन ये जो आपने रेड पड़ने की बात की, घर पे रेड हमने देखा है, इस तरह की खबरें आती हैं कि रेड पड़ती हैं, ढेर सारा सोना वहाँ से निकलता है। आपने कहा कि कोई लिमिट नहीं तय है, अगर ज़रूरी दस्तावेज हैं बताने के लिए तो आप कितना भी सोना अपने घर पे रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी रेड पड़ती है, सोना जब्त होता है। तो हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि कितना सोना घर पे रखें जिस तक कि टैक्स विभाग सवाल नहीं खड़ा कर सकता, ये थोड़ा आपसे क्लैरिटी लेना चाहेंगे। देखिए पूजा, एक ना सीबीडीटी का सर्कुलर है 11 मई 1994 का, क्योंकि जी ये समस्या हर बार आती थी जब भी इनकम टैक्स की रेड होती थी। तो 11 मई 1994 को सीबीडीटी ने एक सर्कुलर दिया और उसमें कहा कि एक विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, एक अविवाहित महिला अनमैरिड डॉटर के पास 250 ग्राम और एक पुरुष के पास 100 ग्राम, ये एक लिमिट सेट की थी। ये कोई कानून की लिमिट नहीं है, लेकिन सीबीडीटी का एक सर्कुलर है। और उसी के कारण से कंफ्यूजन ही पैदा होता है कि क्या कोई लिमिट है या नहीं है। तो एक तरह से एक लिमिट को फिर मान लिया गया कि हाँ, ये 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम है,
तो इनकम टैक्स रेड के दौरान हम इसको जब्त नहीं करेंगे। और आपको ध्यान होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो तरह तरह के रूमर्स बाजार में आ रहे थे कि सरकार अब मोदी जी कौन सा एक्शन लेंगे, और एक ये रूमर था कि अब शायद ज्वेलरी के ऊपर भी कोई एक्शन होगा, आप ज्वेलरी एक लिमिट के बाद नहीं रख पाएंगे, गोल्ड कंट्रोल एक्ट को वापस ला रहे हैं। तो इसीलिए सीबीडीटी ने 1 दिसंबर 2016 को, 1 दिसंबर 2016 की बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, उस दिन एक प्रेस रिलीज के द्वारा फिर इस बात को क्लैरिफाई किया कि जो लिमिट हमने 1994 में फिक्स की थी 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम की, वो अभी तक बरकरार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपके यहाँ आयकर की सर्च होती है, इनकम टैक्स की रेड होती है, तो इतनी लिमिट तक का सोना आयकर विभाग जब्त नहीं करेगा। अगर उससे ज्यादा है और आप उसका सोर्स नहीं बता पाएंगे तो फिर वो आपको जब्त कर लेता है, सीज कर लेता है। जी, तो मतलब कहने का ये है कि अगर किसी महिला के पास 500 ग्राम है, पुरुष के पास 100 ग्राम है और कोई अविवाहित या उनकी बेटी है, अगर उनके पास करीब 250 ग्राम का सोना है तो कुल 850 ग्राम सोना आप अपने घर पर रख सकते हैं, ये कहने का मतलब है? बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है बड़ा महत्वपूर्ण। मान लीजिए आपके पास कंगन है, उसमें डायमंड भी लगे हुए हैं, या आपके पास में कोई और प्रीशियस आइटम है, तो एक तरह से सरकार ने 500 ग्राम सोने का मतलब है कि आप उसकी मार्केट वैल्यू लगा लीजिए। अगर वो डायमंड का सेट है, उसकी अपनी कीमत ही 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि सोना अलग है और डायमंड अलग है। एक वैल्यूएशन दे दिया है कि इतने वैल्यूएशन तक का ज्वेलरी आप अपने पास में रख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि कितने लिमिट तक आप सोना अपने घर पे रख सकते हैं और टैक्स विभाग वहाँ पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। अब आगे हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो हिसाब किताब और डॉक्यूमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, काफ़ी कुछ जो हमें सोना मिलता है, गोल्ड हमें मिलता है, हम खरीदते हैं तब तो ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ सोना जो हमें मिलता है वो किसी गिफ्ट के थ्रू मिलता है, कहीं पुरानी पुश्तैनी सोने घर में पड़े रहते हैं जिनका कि हमारे पास कोई वैल्यूएशन नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं रखा होता, किसी तरह की रिसिप्ट नहीं होती है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकाले, उसका हिसाब किताब कैसे रखें, ये भी थोड़ा हमें समझाइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने पूजा, और ये हर भारतीय महिला को विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए, उसका हिसाब रखना चाहिए। होता क्या है कि हमारे यहाँ पर सोने को 3 तरीके से, ज्वेलरी 3 तरीके से आती है। एक आप खुद खरीदते हैं, एक आपको शादी में ज्वेलरी मिलती ही मिलती है, अपनी हैसियत के हिसाब से हर आदमी ज्वेलरी देता है अपनी बेटी को। उसके अलावा बहुत सारे ओकेजन्स पर महिलाओं को ज्वेलरी देने का हमारे यहाँ रिवाज है। तो आपको वसीयत से ज्वेलरी भी आ सकती है, अपने इन लॉ से भी आ सकती है, अपने फादर मदर से भी आ सकती है ज्वेलरी। तो 3 तरह से आपको ज्वेलरी मिलती है, आप खुद खरीदें, आपको इनहेरिटेंस में आए, या आपको गिफ्ट में आए। तो करना ये चाहिए कि अगर आपके पास में विद इन द लिमिट है, जो लिमिट हमने प्रिस्क्राइब की है, फिर तो इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको आइटम वाइज उसकी डिटेल बनानी चाहिए कि मेरे पास ये गले का हार है, ये सोने का हार है, ये मेरी अंगूठी है, ये मुझे गिफ्ट में आई थी। अगर गिफ्ट में आई थी तो किसने दी थी, और अगर किसने दी थी तो उसके बाद में अगर गिफ्ट डीड और बनवा लें उससे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने खरीदी थी तो उसका बिल होना चाहिए, कौन से बैंक से आपने पेमेंट की उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी इनकम से मैच भी करना चाहिए। आपको विल के थ्रू आई है, वसीयत में आई है, तो अगर विल है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर अगेन आपको गिफ्टेड आई है, मान लो आपकी मदर इन लॉ ने आपको गिफ्ट कर दिया, तब भी आपको फिर वही गिफ्ट बनानी चाहिए। कहने का मतलब है कि आइटम वाइज, और एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट अप्रूव्ड वैल्यूअर से भी जरूर बनवा लेनी चाहिए, और बाकायदा एक फाइल बना के रखिए ताकि आपकी ज्वेलरी और उस फाइल में जितना भी रिकॉर्ड है वो आपस में मैच करे, उसमें कभी मिसमैच ना आए। ठीक है, इस डिस्कशन के दौरान एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, आज भी लोगों को कन्फ्यूजन है वेल्थ टैक्स को लेकर, क्योंकि गोल्ड जो है वो वेल्थ माना जाता है, और इस पर अब वेल्थ टैक्स जो कि पहले लगता था अब तो नहीं लगता है, लेकिन इस चीज़ को भी लेकर, वेल्थ टैक्स को भी लेकर लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन है, उसको भी थोड़ा दूर करिए, हमारे दर्शकों को समझाइए उसके बारे में। देखिए, गोल्ड वेल्थ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 2016 में हमारे तब के जो माननीय वित्त मंत्री थे श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने वेल्थ टैक्स एक्ट ही खत्म कर दिया। और जब वेल्थ टैक्स एक्ट ही खत्म हो गया, इसका मतलब है कि अब कोई वेल्थ टैक्स नहीं लगता है, अब तो आपको इनकम टैक्स देना होता है, आयकर। तो आयकर में आपको कोई बचाव नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। लोगों को एक भी गलतफहमी और है कि मेरे को जो गोल्ड मेरे पूर्वजों से मिला, या जो पुराना मेरे पास गोल्ड है, या मेरे फादर मेरे दादाजी से आया था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये बिल्कुल सरासर गलत एक अवधारणा है, एक गलत परसेप्शन बना रखी है लोगों ने।
आप जब भी उस गोल्ड को बेचेंगे, जब भी उस ज्वेलरी को बेचेंगे, आपको बकायदा कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, उसकी कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। और पूजा, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, लोग गोल्ड बेच देते हैं, पुराना गोल्ड बेच देते हैं और कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरते, और बाद में नोटिस आता है, क्योंकि आज के हर ज्वेलर के पास से इंफॉर्मेशन चली जाती है सरकार के पास में, आपका पैन नंबर अच्छा। होता है, इंफॉर्मेशन जाती है। और अब तो एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी आ गई है। आपको ध्यान रखना है, आपने जी जब भी जी। गोल्ड ज्वेलरी बेची हो, आपको टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी है कि मेरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और उसके अनुसार आपको टैक्स भरना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन था कि वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन ये मान के मत चलिए कि क्योंकि सोना वेल्थ है तो वेल्थ नहीं लगेगा, वो अब इनकम टैक्स का पार्ट हो चुका है। तो आपको वो इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, लिमिट भी आपको बता दी गई है कि इतने लिमिट के बाद अगर आपके पास इनकम है तो वहाँ पर आपको जो भी आपके पास सोना रखा हुआ है उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, प्रॉपर दस्तावेज रखने ज़रूरी हैं। अब आगे आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जब आईटीआर फाइल करते हैं तो उस आईटीआर फाइल करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ज्वेलरी की डिटेल्स देनी होती है, और अगर देनी होती है तो कब और किस फॉर्म में देनी होती है, ये कब देनी ज़रूरी है? देखिए पूजा, आयकर विभाग आपसे बैलेंस शीट नहीं मांगता जनरली, ठीक है। जब तक आप बिजनेस ना कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं तो बैलेंस शीट मांगता है, क्योंकि ज्वेलरी आपकी पर्सनल एसेट है, तो उसकी बैलेंस शीट नहीं जाती है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपकी आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, 50 लैक्स एंड अबव टोटल आय जिसपे आप टैक्स दे रहे हैं, तो आपको एक शेड्यूल देना होता है, जो कहते हैं शेड्यूल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, हर आदमी को देना होता है। और उसमें आपसे वो पूछते हैं इमोल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बैंक डिटेल्स। और मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, उसको बड़ा कैजुअली उसको भर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि ये तो बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। जब भी कभी आपको प्रूव करना होगा कि मैंने तो डिक्लेयर कर रखा है, ये तो मेरी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो वो बड़े काम आती है आपके। इसलिए आपको जब भी वो रिटर्न भरें, जब भी वो शेड्यूल भरें, तो आपका जितना भी सोना था, जो आपका ओपनिंग बैलेंस था वो, या ज्वेलरी, सोने का मतलब ज्वेलरी कोई भी हो, आपके पास डायमंड है, प्लेटिनम है, गोल्ड ज्वेलरी है, और गोल्ड के बार्स, कॉइन्स, कुछ भी आपके पास है, वो सारे के सारे कैपिटल असेट माने गए हैं। आपने जो परचेज किया है वो, उसको जोड़ के आपको उसकी वैल्यू दिखानी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने वो गलत इंफॉर्मेशन दी और बाद में आपसे क्रॉस हो गया या आपसे नोटिस आ गया, तो आपको सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपनी ज्वेलरी की डिटेल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में देनी पड़ती है। अब सुनील जी, अब शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, अप्रैल से मुहूर्त शुरू हो चुका है और इस बार तो काफ़ी लंबा मुहूर्त है, और इसमें भी हम देखते हैं कि शादी के दौरान भी काफ़ी सारे गोल्ड्स मिलते हैं, फैमिली आपस में एक्सचेंज करती है। तो ऐसे में किस तरह का टैक्स लायबिलिटी बनती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए पूजा, अक्षय तृतीया को तो वैसे भी लोग गोल्ड खरीदते हैं जैसे आपने बताया, और शादियां भी होती हैं बहुत ज्यादा। सबसे हुँ, ज्यादा जो मुहूर्त होते हैं अक्षय तृतीया के होते हैं। तो जब ये खरीदारी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, अखबार की रिपोर्ट कहती है कि इस बार 20% ज्यादा ज्वेलरी की खरीदारी हुई है। जी। अब सवाल उठा कि आपको शादी में अगर ज्वेलरी मिलती है तो क्या उस पर टैक्स का नियम है, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो देखिए, हमारे यहाँ पे एक धारा है 56(2)(10), 56(2)(10। वो धारा ये कहती है कि अगर आपको रिलेटिव से कोई गिफ्ट आता है, और रिलेटिव में आपके फादर है, मदर है, ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, इन लॉज हैं, अगर वहां से कोई गिफ्ट आता है, कितने भी अमाउंट का है, कैश में आए, ज्वेलरी में आए, किसी भी फॉर्म में आए, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन अगर आपको अपने रिलेटिव के अलावा 50,000 रुपए से ज्यादा का या तो कैश में गिफ्ट आए, या ज्वेलरी आए, या कोई और प्रॉपर्टी आए, तो गिफ्ट लग जाता है। आपके कजिन से कोई पैसा आता है, आपके हुँ, दोस्तों से कोई चीज आती है, तो उस पर गिफ्ट टैक्स देना होता है 56(2)(10) में। लेकिन सरकार ने एक एक्सेप्शन दिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर शादी ब्याह में लेन देन है, रिवाज है, हम गिफ्ट देते हैं, फ्रेंड्स भी देते हैं, कजिन्स भी देते हैं। तो शादी को एक्सेप्शन बना दिया कि अगर शादी के मौके पर, शादी के ओकेजन पर आपको कोई भी गिफ्ट आता है, किसी से भी आए, रिलेटिव से आएगा तो वैसे ही माफ है,
लेकिन अगर आपके दोस्तों से, आपके कजिन से, आपके दूर के रिश्तेदारों से, आपके मोहल्ले पड़ोस वालों से भी गिफ्ट आता है, चाहे वो ज्वेलरी आ जाए, वो आपकी शादी, वो आप पे, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। यानी जब आपको हम्म, मिलेगा आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उसको बेचेंगे, हम्म, उसी गोल्ड को, ज्वेलरी को, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं पूजा, वो क्या करते हैं कि क्योंकि शादी पे गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, तो आपने दिखा दिया कि मुझे मेरे दूर के चाचा जी ने एक सोने का हार दिया, मेरे दूर के मामा जी ने एक मुझको ये दिया, या मेरे दोस्त ने मुझको अंगूठी दी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई गिफ्ट लिया हम्म, अपने रिलेटिव के अलावा, तो उसके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए गिफ्ट देने की। अगर मान लीजिए उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और आपने ऐसे ही नाम लिख दिया किसी का कि मुझे वहां से मिला था, पैसा आपका ही था, आपका ही ज्वेलरी थी, तो फिर आपको धारा 68 लग जाती है, और उस पर आपको टैक्स देना होता है 78% और ब्याज ओ, पूरा लगा के। तो समझ लो कि जो आप दिखाओगे ऐसे, अगर फर्जी आपने दिखा दिया या गलत दिखा दिया, या आप पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर हाँ, आपको बड़ा लेने के देने पड़ते हैं। इसलिए अगर आपको अदर देन रिलेटिव कोई गिफ्ट आ रहा है ज्वेलरी, तो आप उसे बकायदा एक एफिडेविट, ये उसकी हम्म, सामाजिक ऐसे होना चाहिए परिस्थिति कि वो गिफ्ट देने के लायक भी हो। ठीक है। सुनील जी, आपने थोड़ी देर पहले पेनाल्टी की बात की, कि अगर इनकम टैक्स विभाग को पता चल गया कि आपके पास इतना सोना पड़ा हुआ है घर में, जो कि डिस्क्लोज नहीं हुआ है और जिसको लेकर आपके पास ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं है, तो वो उसको जब्त कर सकता है। और किस तरह की पेनाल्टी यहाँ पर बनती है अगर टैक्स विभाग की रेड पड़ती है और इस तरह के सोने आपके पास गोल्ड आपके पास पाए जाते हैं, तो किस तरह की पेनाल्टी यहाँ पर देनी पड़ती है? बहुत पेनल्टी है पूजा, बहुत पेनल्टी है। आप सोचेंगे तो आप डर जाएंगे, आप सुनेंगे तो डर जाएंगे। हम्म, देखिए, सरकार कहती है कि अगर आपने कोई ज्वेलरी आपकी जब्त हुई और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपके पास में उसका कोई भी सोर्स नहीं है, वो अनडिक्लेयर्ड इनकम से है, तो आपको 78% तो टैक्स लगता है, और 60% पेनल्टी, 138%, यानी जो आपका हम्म, है वो तो गया, ऊपर से 38% और दे दीजिए, और साथ में ब्याज वो अलग, और प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर देती है सरकार। इसलिए अनडिक्लेयर्ड ज्वेलरी रखना बहुत खतरनाक काम है। आप जो भी रखिए, डिक्लेयर्ड सोर्स होनी चाहिए, आपकी इनकम से मैच करनी चाहिए, या जैसे हमने बताया डिटेल में, आपको उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन गिफ्ट की, विल की होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब्त होने के बाद में बहुत टैक्स लायबिलिटी आती है। ठीक है, अब कुछ और भी तरीकों पर हम आपसे थोड़ी राय लेना चाहेंगे कि टैक्स किस तरीके से बचाया जा सकता है। सपोज़ मेरे पास कुछ सोने पड़े हुए हैं जो कि जिसकी कि ज़रूरी जो डिटेल्स है, जैसा कि आपने बताया कि ज़रूरी जो दस्तावेज़ हैं उसकी डिटेल्स, उसके वैल्यूएशंस मेरे पास नहीं है, किसी तरह का हिसाब किताब नहीं है कि वो सोना कहाँ से आया, सोर्सेज अवेलेबल नहीं है उसके। तो क्या वो सोना मैं सरकार के पास जमा करवा सकती हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल कुछ स्कीम भी सरकार अपनी तरफ से लेकर आई थी, तो क्या उस सोने को सरकार के पास जमा कराया जा सकता है? नहीं, देखिए, अगर आप सरकार के पास सोना जमा करवाना चाहें, तो एक स्कीम है सरकार की, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। हम्म, और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में सरकार का उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ बड़ा आइडल सोना पड़ा हुआ है, चैरिटेबल जी, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन में, मंदिरों में बहुत आइडल सोना पड़ा हुआ है, घरों में भी बहुत आइडल सोना पड़ा होता है। तो सरकार ने कहा था कि आप गोल्ड लाइए, हमारे पास जमा करवा दीजिए, हम उसको डिपॉजिट के रूप में रखेंगे। और वो डिपॉजिट 1 साल से लेके 15 साल तक, 3 तरह के डिपॉजिट सरकार ने दिए हैं, और चल रही है वो स्कीम अभी भी। हम्म, और 2.5% का ब्याज भी देंगे। और जब आप उसको बाहर निकलना चाहेंगे, तो इक्विवेलेंट अमाउंट का तो गोल्ड ले लीजिए, या हमसे पैसा ले लीजिए। लेकिन ये स्कीम बहुत पॉपुलर नहीं हो पाई। उसका कारण ये था कि उसमें जब आप ज्वेलरी जमा करवाते हैं, तो उसको सरकार पिघला देती है। अब चूंकि हमारी ज्वेलरी एक हमारी पर्सनल चीज है, और जैसे मैंने बताया कि बड़ा लगाव होता है उससे, क्योंकि वो मेरे को शादी में मिली या मेरे पेरेंट्स ने दी है, तो हम्म, ज्वेलरी क्योंकि अपना वो पिघला देते हैं, उसका बार बना देते हैं, तो पर्सनल घरों में या लोगों में वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए आपके पास में अनडिक्लेयर्ड गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आप वहां चले जाएं और आप कहिए मेरी जमा कर लीजिए, तो सरकार कहेगी जी आप सोर्स तो बताइए कहाँ से है आपके पास में। फिर तो लोग यही काम करना शुरू कर देंगे कि जी, बाजार से लिया और अनडिक्लेयर्ड सोर्स से लिया और जमा करवा दिया। नहीं, वो नहीं चलेगा, वो चालाकी नहीं चलेगी। आपको अगर वहां देना है तो डिक्लेयर्ड सोर्स से ही देना पड़ेगा। तो वो हम्म, स्कीम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने तो अपनाई भी, पर फैमिली होल्डिंग्स में या लोगों ने इंडिविजुअल वो स्कीम में ज्यादा सरकार पॉपुलर नहीं हो पाई।
ओके, तो गोल्ड डीमोनेटाइजेशन स्कीम के ज़रिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सोर्स बताना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप सरकार के पास भी कर सकते हैं। काफ़ी एक प्रचलित एक स्कीम लाई गई थी सरकार की तरफ से, जो कि इतनी पॉपुलर तो नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए आप टैक्स बचा सकते हैं। सुनील जी, अब ये भी समझना चाहेंगे आपसे, और किस किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी टैक्स सेवी हो गए हैं, डिजिटल फॉर्म में भी खरीद परचेज करते हैं, हमने देखा है, और सोने में भी वो इस तरीके की हैबिट लेकर आ रहे हैं। तो किस तरीके से डिजिटल और क्या तरीके हैं जिसके ज़रिए आप सोने में निवेश कर सकते हैं और वहाँ पर टैक्स भी बच सकता है? देखिए पूजा, ये सरकार की बहुत ही उम्दा स्कीम है और बहुत अच्छी स्कीम है। और देखिए जैसे हमारे घरों में, भारतीय परिवारों में क्या होता है, जब बिटिया का जन्म होता है तो हम उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, उसकी एजुकेशन की, उसकी शादी की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो ये इतनी अच्छी स्कीम है और विशेषकर महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, और इसके लिए मोदी जी को बड़ा धन्यवाद है। हम्म। इस स्कीम में आप क्या करते हैं कि आपको बैंकों के माध्यम से सरकार गोल्ड बॉन्ड लाती है। आपको पेपर फॉर्म में गोल्ड मिलता है। आप 1 ग्राम से लेके और 4 किलो तक, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 4 किलो तक गोल्ड ले सकते हैं। 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितना आप चाहें आप गोल्ड का ले लीजिए, और गोल्ड का आपको डीमैट अकाउंट मिलेगा, नहीं पेपर फॉर्म में बॉन्ड्स मिल जाएंगे। आपका चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड तो है नहीं, खो नहीं सकता, चोरी नहीं हो सकता, कहीं जा नहीं सकता। और सरकार ने कहा है कि हम उस गोल्ड को, आपको जो, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़े हैं पूजा, और पिछले अगर 20-25 सालों को देखेंगे तो 8-10 गुना प्राइस बढ़ गए हैं गोल्ड के, तो आपको सोने के बढ़ते हुए भावों से मुक्ति मिल जाती है। आज आपने 2022 में गोल्ड लिया, 8 साल के लिए स्कीम है। 2030 में आज मान लीजिए 52,000 रुपए का रेट है, 52,000 का, और 2030 में 80,000 का भाव भी होता है, तो आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं आया। आपको 1 ग्राम के बदले 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा, 4 ग्राम के बदले 4 ग्राम गोल्ड मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये इसका फायदा। दूसरा फायदा, सरकार ने उस पर ब्याज भी दिया, आपको 2.5% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देता है। और सबसे बड़ा फायदा, सरकार ने कहा हम कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लेंगे आपसे। यानी 52,000 में आपने गोल्ड खरीदा, 80,000 का रेट हो गया, 28,000 रुपए में जो 20% कैपिटल गेन आपका बनता, वो भी आपसे नहीं ले रहे हैं। लेकिन कंडीशन लगा दी उसमें। कंडीशन क्या लगा दी? अगर आप रिडीम करवाएंगे मैच्योरिटी पे, यानी 8 साल के बाद में, तब तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं। अब चूंकि ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड लिस्टेड भी होते हैं, तो 5 साल बाद मान लीजिए आप उसको बाहर निकलना चाहते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, तो सरकार ने एक ऑप्शन दी है कि आप बाहर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेच दीजिए। और मान लीजिए उस टाइम में रेट 5 साल बाद आज का 52 है, उस 72,000 हो जाता है, तो 20,000 रुपए पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने एक फायदा भी दे दिया कि अगर 3 साल आप होल्ड करते हैं उस बॉन्ड को, तो हम आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो इंडेक्सेशन है उसका बेनिफिट दे देंगे। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है जो भी गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो 8 साल तक आप वेट कीजिए, मैच्योरिटी तक बिल्कुल टैक्स से फ्री है, कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स भी नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है। उससे पहले बेचेंगे, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो आपको हिसाब से प्लान करना चाहिए। अगर आप अपनी बिटिया की शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, उसकी एज के हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। बहुत अच्छी स्कीम है, बड़ी उम्दा स्कीम है। ऑलराइट, तो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड ये एक स्कीम है जिसके ज़रिए आपको तरीका भी बताया कि किस तरीके से आप अपना जो टैक्स है वो सेव कर सकते हैं। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज अपना, और डिटेल में हम समझाने के लिए कि किस तरह से गोल्ड में निवेश के साथ साथ आप अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब वक्त है कुछ गुरु मंत्र जानने का। तो यहाँ पर सबसे पहला गुरु मंत्र तो यही है कि अगर आपके पास कुछ सोने पड़े हुए हैं तो उसका सोर्स आपके पास ज़रूर मेंशन होना चाहिए, कहाँ से आया है, ज़रूरी दस्तावेज़ और ज़रूरी वैल्यूएशन, उससे जुड़े जो भी डिटेल्स हैं वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर नहीं है तो फिर हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है, तो उससे बचने के लिए आप डिस्क्लोज़ करते रहिए, और नहीं है तो अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके पास जाइए, उससे बताइए कि इस मौके पर आप क्या कर सकते हैं। तीसरा ये, इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपनी ज्वेलरी की डिटेल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में देनी पड़ती है। और चौथा और इम्पॉर्टेंट गुरु मंत्र जिस पर ये शो भी फोकस था वो ये है कि सोने में आप डिजिटल तरीके से निवेश करना भी
भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो फिजिकल की बजाय अगर आप डिजिटल तरीके से सोने में अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ आप काफ़ी ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं, टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं अगर अभी से आप अपनी प्लानिंग करना शुरू करते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला इतना स्वदेश